हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड। नाउ हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? डायमेंशंस पढ़ा था। आज क्या हम पढ़ेंगे? वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये आज पढ़ेंगे। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या था? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ये हमने पढ़ा था। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड हो गया वेक्टर। नाउ स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? देखो, स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। यानी ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो वेक्टर में क्या हो जाएगा? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे वो डिपेंडेंट होता है। अब देखो एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? मास। मान लो 10 kg प्लस 10 kg ऐड करना हो, ये तो सिंपल 20 पे ऐड कर दोगे 20 kg। इसका कोई डायरेक्शन तो नहीं है कि ये तो जस्ट नॉर्मल एडिशन हुआ, कोई डायरेक्शन पे केजी। तो 10 kg अगर मेजर करना हो तो उससे डायरेक्ट हम लोग मेजर कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं हुआ। वैसे एग्जांपल ले लो टाइम। टाइम कभी डायरेक्शन पे डिपेंड होता है? नहीं। ठीक है। टेम्परेचर, ठीक है। अब वेक्टर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ठीक है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये किस पे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। एग्जांपल में क्या हो गया? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं वेक्टर का। कोई भी मास मान लो, ठीक है। सपोज करो 20 न्यूटन फोर्स तुम लगा रहे हो, ठीक है। एक और 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। किसी भी ब्लॉक को अब एक ही साइड से फोर्स दोगे तो ये क्या ऑब्वियस सी बात है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों फोर्स अगर ऐड कर देंगे, यानी 40 न्यूटन फोर्स के साथ ये इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ये देखो, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन से लग रहा है। ठीक है। अब मान लेते सेम ब्लॉक को, एक 20 न्यूटन ऐसे लगा फोर्स, एक 20 न्यूटन इसके अपोजिट से फोर्स लग गया। तो ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड से 20 न्यूटन और राइट हैंड साइड से 20 न्यूटन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा। तो क्या ये मूव करेगा ब्लॉक? नहीं, ये कहीं भी मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे ही हो जाए। क्यों? क्योंकि सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो ये मूव नहीं करेगा। डेट मीन देखो, फोर्स तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट कर रहा है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। आप देखो सेम एग्जांपल ले लो, ठीक है। थीटा ले लो, 20 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स। अब इसी ब्लॉक को ऐसे मूव कराओ, ठीक है। सेम एंगल पे मूव कराना है, तो जीरो तो नहीं होगा और एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, यानी कि ये कुछ ना कुछ एंगल पे मूव करेगा। दैट मीन्स कि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट है। इसीलिए क्या है? फोर्स क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है। नाउ अब स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस पता चल गया। स्केलर क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट होता हो, ना कि डायरेक्शन पे। वेक्टर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं वेक्टर। अब देखो वेक्टर क्या होता है? हाउ टू ऐड वेक्टर्स।
हाउ टू ऐड वेक्टर्स। टोटल 3 मेथड्स हम लोग ऐड करते हैं। फर्स्ट, सिंपल ऐड करते हैं, ठीक है। ये कब? अगर सेम डायरेक्शन में हो, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो, जैसे 10 न्यूटन फोर्स था, सेम इसी डायरेक्शन में, अभी एक फोर्स लगाया था सेम 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या बना था? 20 न्यूटन। सेम, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब एक ही डायरेक्शन में कोई दो अगर रहेगा, यानी कि एंगल तो इन दोनों के बीच में तो 0 डिग्री हो गया, ठीक है। वही कह रहा है, सेम डायरेक्शन दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो सिंपल 10 प्लस 10 क्या किया? ऐड करके 20 न्यूटन ला दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब सेकेंड क्या हो गया? अब सिंपल सब्सट्रैक्ट करो, सिंपल सब्सट्रैक्ट। ये कौन से कंडीशन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे देखो, अपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्स, यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री, दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब मान लेते हैं, इधर लगाते हैं 20 न्यूटन फोर्स और अपोजिट से लगाया 10 न्यूटन फोर्स, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? इधर से लगा 20 न्यूटन फोर्स, इधर से 10 न्यूटन फोर्स। किसी ब्लॉक को अगर मूव कराना हो, अब ये किधर मूव होगा? देखो, जिधर से फोर्स ज्यादा लगेगा ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि 10 न्यूटन। रिजल्टेंट क्या हो गया? 20 माइनस 10, ये क्या हो गया? 10, यानी 10 न्यूटन फोर्स। मैग्नीट्यूड वाइज तो 10 न्यूटन हुआ, लेकिन अगर तुम डायरेक्शन चेक करोगे, देखो इधर का डायरेक्शन ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है कंपेयर टू इधर डायरेक्शन से। दैट मीन्स कि जो रिजल्टेंट ब्लॉक मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक है। थर्ड, नाउ द थर्ड वन इज फॉर एनी रैंडम एंगल, फॉर एनी रैंडम एंगल, दैट मीन्स ये देखो, एक तो 0 डिग्री के लिए हो गया, एक 180 डिग्री के लिए हो गया। बीच में ऐसा तो हर टाइम जरूरी नहीं है कि 0 और 180 डिग्री ही आए, तो कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 45। तो उस केस में निकालने के लिए तो कोई एक फॉर्मूला चाहिए। तो उस केस के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो, एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया। मान लेते हैं ऐसे था, कोई भी थीटा मान लेते हैं, किसी भी एंगल पे ये जा रहा हो। अब देखो, एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया। अब देखो क्या करेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का, ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे क्या आएगा? एक रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इसके मेथड से कोई भी जो 0 और 180 डिग्री छोड़ के कोई भी एंगल हो, तो इस फॉर्मूला से उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। नाउ टेक सम वन एग्जांपल, और इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। कोई ब्लॉक एम है, कुछ भी 10 न्यूटन ले लो, 10 न्यूटन ले लो या 20 न्यूटन ले लो, कुछ भी। थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री। अब पूछा कि ये किधर ब्लॉक करेगा? ब्लॉक करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो किस मैग्नीट्यूड से मूव करेगा ये तो हमें जानना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो, ए क्या, कोई भी एक 10 न्यूटन ले लो, 20 न्यूटन ले लो। ए मीन्स किसी एक तरफ का जो फोर्स लगा रहा है उसका क्या वैल्यू है? 10, यानी 10 का स्क्वायर तो 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2, ए कितना है 10, बी 20 cos 30, ये तुम्हारा हो जाता है √3/2, ठीक है। तो ये जो सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो क्या, वो यही, ये इसका फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स जितना आएगा वो तुम्हारा एक कैलकुलेट करोगे, उसके बाद जो आएगा दैट मीन्स
वो उतने मैग्नीट्यूड से मूव करेगा, मूव तो करेगा ही, ठीक है, इसी डायरेक्शन मूव करेगा कि दोनों प्रोजेक्ट की डायरेक्शन में, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड से मूव करेगा वो कैसे निकालेंगे, वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है ना, तीन मेथड हम लोग पढ़ लिए। एक तो हो गया नॉर्मल, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, एक थीटा 180 डिग्री हो तो कैसे ऐड करेंगे, और एक थीटा कोई भी थीटा हो, रैंडमली कोई भी थीटा का वैल्यू आ जाए उसके फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली थ्री लॉ ऑफ वेक्टर होते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल लॉ, सेकेंड पैरेललोग्राम लॉ, थर्ड पॉलीगन लॉ। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम दो वेक्टर को ऐड करने के लिए होता है। जब भी दो वेक्टर का ऐड करना हो तो या तो हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे या पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, लेकिन जब भी दो वेक्टर से ज्यादा हो जाए उस केस में हम ग्रेटर देन 2 वेक्टर, दैट मीन्स दो वेक्टर से ज्यादा जब भी आएगा उस समय हम लोग को पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दो वेक्टर के लिए या तो ट्रायंगल लॉ या तो पैरेललोग्राम लॉ, और दो से ज्यादा के लिए पॉलीगन लॉ। अब देखो ट्रायंगल लॉ, फर्स्ट ट्रायंगल, उससे पहले जानो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लेते कोई वेक्टर ये है, अगर लेटर के ऊपर अगर एरो मार्क हो जाए तो समझ जाना ये क्या है, ये वेक्टर का रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये एरो है तो इसको क्या बोलते हैं, टेल, और इसको क्या बोलते हैं, हेड। टेल हेड, इसका क्यों जरूरत पड़ा अभी मैं ट्रायंगल लॉ से बताता हूं क्यों टेल और हेड का जरूरत पड़ा। फर्स्ट क्या था, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड। मान लेते कोई वेक्टर था ए, ठीक है, दो वेक्टर, एक बी वेक्टर ले लो। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ऑफ कनेक्ट कैसे होता है, टेल टू हेड, एक तो हेड और किसी दूसरे का टेल। ठीक है, तो अब तो यहां पास पास में होते तो कनेक्ट कर देते। एक नियम याद रखना, एक जो रूल है, पैरेलली किसी भी वेक्टर को शिफ्ट करने से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। दैट मीन्स अगर ये बी वेक्टर है तो इसके जस्ट पैरेलल ऐसे भी हम शिफ्ट कर सकते हैं बी वेक्टर को, या इधर भी बी वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ए वेक्टर है तो हम लोग शिफ्ट करके इसको यहां भी लिख सकते हैं ए वेक्टर, या पीछे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर। पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, अब देखो अब टेल टू हेड कनेक्ट होता है, किसी एक का टेल तो दूसरे का हेड होना चाहिए। ठीक है, अब तो पास में तो नहीं है जो कनेक्ट कर सकते हैं, तो बी को पैरेलली शिफ्ट करते हैं। ठीक है, पैरेलली शिफ्ट करने से ये बी वेक्टर था तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया तुम्हें कि पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, अब देखो अब क्या हो गया, बी वेक्टर पहले से क्या था, ए वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल लॉ के थ्रू टेल टू हेड ही कनेक्ट होगा, ये याद रखना है। और ये कितने वेक्टर के लिए होगा, सिर्फ दो वेक्टर के ऐड करने के लिए होगा। नाउ सेकेंड क्या था, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, जैसे उसमें टेल टू हेड कनेक्शन था, इसमें क्या करेंगे, टेल टू टेल, टेल को टेल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे पहले ट्रायंगल में क्या था, टेल टू हेड, पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे वेक्टर को। अब देखो ए वेक्टर, देखो यहां कनेक्ट करते थे बी वेक्टर को
टेल को हेड से तो ट्रायंगल लॉ बनता था, लेकिन टेल टू टेल हमें कनेक्ट करना है। ये इसका टेल है, किसी दूसरे वेक्टर बी वेक्टर का टेल कनेक्ट करना होगा, दैट इज मान लेते हैं बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसका भी टेल और इसका भी टेल, तो दोनों टेल कनेक्ट हो गया, दैट मीन्स कि ये पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक ये चल रहा है। अब देखो एक रिजल्टेंट वेक्टर ले लो ऐसे, ठीक है, डॉट 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 मिला दो ताकि ये पैरेललोग्राम बन सके। ठीक है, तो ऐसा ठीक है। अब देखो ये पैरेललोग्राम शेप लग रहा है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट हुआ, दैट मीन्स वो पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हुआ। अब रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ा था कि पैरेलली शिफ्ट करने से वो वेक्टर वही होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तुम ऐसे ही कर सकते, बी वेक्टर तो इसको शिफ्ट किया, पैरेलली शिफ्ट मान लो तो इसको बी वेक्टर कर दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ ये दोनों सिर्फ दो वेक्टर के लिए एडिशन के लिए होता है। ठीक है, थर्ड, जब दो वेक्टर से ज्यादा हो जाए उस केस में पॉलीगन वेक्टर, पॉलीगन लॉ, इसमें क्या होगा, दो वेक्टर से ज्यादा मान लेते हैं, एक ये वेक्टर था, ठीक है, दूसरा क्या हो गया बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, अगर अब इसके दो से ज्यादा वाले एक वेक्टर को कनेक्ट करना तो क्या कर देंगे, पॉलीगन लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो उस ट्रायंगल लॉ में क्या था, टेल टू हेड कनेक्ट करते थे। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल कनेक्ट करते थे। अब पॉलीगन लॉ में क्या हो जाएगा, टेल टू हेड कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो एक तो सर्कल चल रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा। अब इसके टेल से इसको हेड से कनेक्ट कर देंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो तीन पॉलीगन, दो से ज्यादा के लिए क्या होगा, पॉलीगन, तीन लॉ हमने पढ़ा, एक ट्रायंगल लॉ, सेकेंड पैरेललोग्राम लॉ, थर्ड पॉलीगन लॉ।